नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने उदारवाद का अर्थ समझा था। आज हम उदारवाद की प्रकृति क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इसके किस प्रकार के स्वरूप है, उन स्वरूपों के बारे में भी हम देखेंगे। इसके कौन कौन से स्वरूप है देखते हैं। तो उदारवाद की प्रकृति उसके उदय व विकास के चरणों से जुड़ी हुई है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो स्थायी नहीं रही है, बदलती रही है हमेशा। 1688 की गौरवपूर्ण अंग्रेजी क्रांति, 1688 के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई ने शासकों के दैवी सिद्धांत को तिरस्कार कर दिया और राज्य को एक मानवीय संस्था बनाने का प्रयत्न किया। और ये 1688 के अंदर जो मानवीय गौरवपूर्ण क्रांति हुई, इसने राज्य को एक मानवीय संस्था यानी कृत्रिम संस्था बताने का प्रयत्न किया था। उदारवाद व्यक्ति से जुड़ी विचारधारा है। उदारवाद विचारधारा वो किससे जुड़ी हुई है? व्यक्ति से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति के हित की बात करता है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पश्चिमी समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार देकर मध्ययुगीन निरंकुश शासन को त्याग दिया। जो मध्य युग के अंदर निरंकुश देवीय सिद्धांत के आधार पर जो शासन व्यवस्था चल रही थी, वे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही समाप्त हो गई। उदारवाद स्वतंत्रता से जुड़ी विचारधारा भी है। व्यक्ति से समर्थन के साथ साथ स्वतंत्रता से जुड़ी हुई विचारधारा उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ही ज़्यादा बल देती है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तथा बाद में अमेरिकी संविधान में व्यक्ति के अधिकारों की आवाज़ उठाई गई। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ वह स्वतंत्रता से को लेकर ही हुआ था और बाद के अंदर वहाँ पर व्यक्तियों के अधिकार को लेकर भी बड़ा आंदोलन हुआ और वहाँ के संविधान के अंदर मूल अधिकारों को समावेश किया गया, जिसके अंदर स्वतंत्रता एक प्रमुख अधिकार था। उदारवाद व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ी हुई विचारधारा भी है। व्यक्ति के स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों से जुड़ी हुई विचारधारा है। उदारवाद निरंकुशवाद के विरुद्ध संविधानवाद पर बल देता है। यह संविधानवाद पर बल देता है। मॉन्टेस्क्यू ने शासन कार्यों को अलग अलग संस्थाओं का देकर शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसका मतलब है ये विकेंद्रीकरण के ऊपर भी बल देता है। जो कि शक्ति है वे एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सत्ता के बीच में विभाजित होनी चाहिए। तो जो उदारवादी जो विचारधारा है ये व्यक्ति से समर्थित है, व्यक्ति का समर्थन करती है। यह संविधानवाद है, संविधान का समर्थन करती है। यह अधिकारों पर बल देती है। यह स्वतंत्रता पर बल देती है तथा यह विकेंद्रीकरण पर बल देती है। तो जो उदारवादी विचारधारा है मुख्य रूप से व्यक्ति से जुड़ी हुई है और व्यक्ति के हित की जितने भी अवधारणा है उन सब का यह समर्थन करती है। उदारवाद सीमित कार्य को करने वाले सीमित शक्तियों वाले राज्य पर बात करती है। वे इस प्रकार के राज्य की कल्पना करती है जो सीमित कार्य यानी बहुत ही कम कार्य करे और सीमित शक्तियाँ रखे। ऐसे नहीं कि वे इतनी शक्तियाँ होगी व्यक्ति को अपना गुलाम बना ले, और नहीं इतने कार्य करने की बात कहता है कि व्यक्ति के कार्यों में भी हस्तक्षेप करे। ये व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात करता है और सभी डिसीजन व्यक्ति को स्वयं लेने की शक्ति प्रदान करने वाली विचारधारा है। जॉन लॉक की अवधारणा थी कि राजनीतिक कार्य सीमित होते हैं अतः राजनीतिक शक्ति भी सीमित होनी चाहिए। जॉन लॉक कहता है कि जो राजनीतिक कार्य है वे सीमित होते हैं, इसलिए राजनीतिक शक्ति सीमित होनी चाहिए। इसलिए राज्य के कार्य क्या होने चाहिए? सीमित होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा राज्य के कार्य नहीं होने चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहिए और व्यक्ति अपने हित अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कार्य करता रहे। एडम स्मिथ वे बेंतम हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक थे।
एडम स्मिथ और बेंथम इस प्रकार का राज्य किस प्रकार का हस्तक्षेपी यानी कि व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने वाले राज्य का समर्थन करते थे। राज्य आवश्यक तो है, ये मानते थे क्या राज्य वे आवश्यक है, जरूरी है, परंतु वे एक अनिवार्य बुराई है। क्या है? अनिवार्य बुराई है। जो उदारवाद का प्रारंभिक जो स्वरूप है वे राज्य को एक अनिवार्य बुराई मानता था। वो कहता है कि राज्य होना चाहिए, लेकिन कैसा है वह व्यक्ति के लिए एक बुराई का कार्य, व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाला है, इसलिए वे अनिवार्य बुराई है। पुनर्जागरण ने राज्य को ईश्वरीकृत छोड़ मानवकृत संस्था बना दिया। तो पुनर्जागरण काल था, उसने जो राज्य की जो अवधारणा थी, देवीय अवधारणा थी राज्य की उत्पत्ति की, उसको समाप्त करके क्या कर दिया? मानवकृत बना दिया, यानी राज्य को मानव द्वारा बनाया गया है। उदारवाद की जब हम रूप पढ़ते हैं तो उदारवाद के दो रूप हमारे सामने आते हैं। पहला है परंपरागत और शास्त्रीय उदारवाद, जिसे हम नकारात्मक उदारवाद के रूप में भी पढ़ते हैं, जिसे क्या कहा गया? परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद। दूसरा है आधुनिक उदारवाद, जो वर्तमान के अंदर सकारात्मक उदारवाद के रूप में पढ़ा जाता है। तो इनके अंदर हम पहले पढ़ते हैं परंपरागत या नकारात्मक शास्त्रीय उदारवाद के बारे में कि ये क्या है। परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत धर्म को व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला मानता है। यह कहता है कि धर्म है वह राज्य पर निर्भर नहीं होकर क्या होना चाहिए? व्यक्ति से निर्भर होना चाहिए। व्यक्ति के अनुसार जो इच्छा है वह धर्म माने। ये व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। और ये किस पर बल देता है? व्यक्तिगत निजी स्वतंत्रता पर बल देता है। सीमित राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर उसका समर्थन करता है, और उस राज्य का समर्थन करता है जो सीमित कार्य करे, यानी कि राज्य को सीमित रखता है। सामाजिक प्रतिमान में एकता की बात करता है। तो सामाजिक जो मॉडल है उसमें ये एकता की बात करता है। कालांतर में उदारवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा न होकर एक वर्ग विशेष पूंजीवादी की विचारधारा बन गई, और धीरे धीरे जो ये विचारधारा थी, जो नकारात्मक प्रारंभिक जो उदारवाद था, शास्त्रीय परंपरागत जो उदारवाद था, वे एक वर्ग से जुड़कर जो पूंजीवादी वर्ग था उस वर्ग विशेष से जुड़ गई विचारधारा, इसलिए इस संबंधी विचारधारा कही जाने लगी। वर्ग विशेष विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा कही जाने लगी। यह रूप निजी संपत्ति का समर्थन करता है, और जो प्रारंभिक जो उदारवाद का स्वरूप है नकारात्मक, यह निजी संपत्ति का समर्थन करता है। क्योंकि ये पूंजीवाद का समर्थन करता है। जो पूंजीवाद का समर्थक होगा वह निजी संपत्ति का समर्थक होगा। इसके कारण मानवीय जीवन में असमानता का आगमन हुआ। जैसे निजी संपत्ति का समर्थन हुआ तो कुछ के पास ज़्यादा संपत्ति हो गई, कुछ के पास कम संपत्ति हो गई, और इससे क्या हो गई? असमानता आ गई। कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया। उदारवाद अब पूंजीवाद का पर्याय बन गया, और इस प्रकार की अवधारणा जब पूंजीवाद का समर्थन किया, निजी संपत्ति को अपनाया, असमानता आ गई, तो ये उदारवाद है वो एक तरह से पूंजीवाद का समर्थक या पर्याय बन गया। पूंजीवाद ही उदारवाद है, उदारवाद ही पूंजीवाद बन गया। इस उदारवाद समर्थित पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में वैज्ञानिक मार्क्सवादी क्रांति की शुरुआत होती है। और जब उदारवाद इस प्रकार के पूंजीवाद का समर्थन करता है तो मार्क्सवादी अवधारणा का जन्म होता है, और मानवीय जीवन में असमानता को मिटाकर समानता लाने के लिए संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स कहता है। मार्क्स कहता है कि समानता होनी चाहिए, और वह एक संघर्ष की बात करता है कि सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर क्रांति करे और आपस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करे, जिसके फलस्वरूप उदारवाद ने अपना स्वरूप बदल लिया। और जब मार्क्सवादी स्वरूप आता है तो उदारवाद क्या करता है? अपना स्वरूप बदल लेता है और गरीबों के हित की बात करने लगता है। उदारवाद अपना रूप बदल लेता है कब? जब मार्क्सवाद का उदय होता है और गरीबों के हित की बात करने लगता है। लॉक के पश्चात बेंथम, थॉमस पेन, मोंटेस्क्यू तथा कई विचारकों ने उदारवादी दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल शक्ति, विवेकशीलता, तर्कशीलता और योग्यता पर पक्का विश्वास अभिव्यक्त किया, बल्कि व्यक्ति के कार्यों में शासन हस्तक्षेप न करे इस पर भी जोर दिया। उदारवादी दर्शन के फलस्वरूप ही अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा
1776 और फ्रांस में 1789 ईस्वी में मानव अधिकारों की घोषणा हुई। इनके पीछे भी उदारवादी विचारधारा का प्रमुख योगदान रहा। 17वीं व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद या उदांत उदारवाद भी कहा जाता है। जो 17वीं 18वीं शताब्दी का जो उदारवाद था, इसको परंपरागत या शास्त्रीय या उदांत उदारवाद भी कहा जाता है। ये उदारवाद नकारात्मक चरित्र का था। किस प्रकार का चरित्र का था? नकारात्मक चरित्र का था। इस उदारवाद को मानव प्रतिष्ठा, तर्कशीलता, स्वतंत्रता, मानव में व्यक्तिवाद पर बल देने के बावजूद इसका मौलिक चरित्र नकारात्मक था। इतना करने के बाद भी कि मानव की प्रतिष्ठा, तर्कशीलता, स्वतंत्रता और मानव में व्यक्तिवाद पर बल देता था, फिर भी इसका चरित्र था वो कैसा था? नकारात्मक था। इस दृष्टिकोण से अमेरिका को बंधनों का अभाव माना गया। इस दृष्टिकोण में स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव माना गया, यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले भाग था उसको स्वतंत्रता के रूप में अपनाया गया। पूंजीवादी वर्ग के लिए आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पूंजीवादी वर्ग ने के लिए आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जो राज्य को कम से कम कार्य करे वही सर्वोत्तम है, और इस अवधारणा का अनुसार राज्य वह सबसे अच्छा राज्य है जो कम से कम कार्य करे, यानी सबसे कम से कम नियम बनाए, कम से कम हस्तक्षेप करे, वह राज्य सबसे अच्छा है। आर्थिक क्षेत्र में इसने संपत्ति के अधिकार और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। प्रारंभिक जो उदारवाद था उसने संपत्ति के अधिकार की रक्षा की, यानी निजी संपत्ति पर बल दिया, तथा मुक्त व्यापार का समर्थन किया कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नकारात्मक उदारवाद की जब हम विशेषता पढ़ते हैं तो कौन कौन सी सामने आती है, उसमें देखते हैं। पहले ये एक तो व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देता है। मानव को मध्य युगीन की धार्मिक तथा सांस्कृतिक जंजीरों से ये मुक्त करता है। मध्य युग के अंदर जो धार्मिक पोपशाही चल रही थी और जो सांस्कृतिक जंजीरों से झगड़ा हुआ था व्यक्ति, उससे इसको ये मुक्त करता है। मानव व्यक्तित्व के असीम मूल्य तथा व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर विश्वास, यह व्यक्ति को स्वतंत्र मानता है और विवेकशील मानता है। मानव की विवेकशीलता और अच्छाइयों में मानवता के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति में विश्वास पर बल देता है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वह स्वयं अपना अच्छा कर लेता है, इसलिए सभी जगह उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उदारवाद में जो लोक का जो दर्शन था, प्रारंभिक जो स्वरूप था, वह क्या था? राजनीतिक आधार पर समझौता सिद्धांत और उदारवाद दोनों जॉन लोक के दर्शन है। जो सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत था वह और उदारवाद, ये दोनों लोक के दर्शन है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। जॉन लोक क्या कहता है उदारवाद में? राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौतों के द्वारा हुई है, कि व्यक्तियों ने एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया। क्यों? व्यक्ति ने इसका निर्माण क्यों किया? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया। राज्य एवं व्यक्ति दोनों के संबंध आपसी समझौते पर आधारित है। जब कभी भी राज्य समझौते के आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करेगा तो वे व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध विद्रोह करेगा ने का अधिकार रखता है। यानी जो समझौते के आधार पर जो राज्य का निर्माण हुआ, उस समझौते का जब भी राज्य उल्लंघन करेगा तो व्यक्ति विद्रोह कर सकता है। कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। विवेक के अनुसार कानूनों का निर्माण होगा, ऐसे नहीं कि राज्य कोई भी आदेश दे दे कि ये नियम है। वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। जो लोग ने भी यही माना कि वह राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम कानून बनाए, कम से कम नियम बनाए, वह राज्य सबसे अच्छा है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, जॉन लॉ का भी मानना था। मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर देता था। स्वतंत्रता से तात्पर्य सभी सत्ताओं से मुक्ति या नकारात्मक स्वतंत्रता माना गया है, जो बंधनों का अभाव है। यानी जो नकारात्मक
स्वतंत्रता का स्वरूप था उसको इसने अपनाया था। तो ये थे जॉन लॉक के द्वारा उदारवाद के पक्ष में या उदारवाद को लेकर दिए गए मुख्य बातें या मुख्य बिंदु। सामाजिक आधार पर उदारवाद समाज को एक कृत्रिम संस्था मानता है और समाज एक कृत्रिम संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के हितों को पूरा करना तथा समाज का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि था। व्यक्ति के हित के द्वारा ही समाज के हित संभव है। यानी उन्होंने कहा व्यक्ति का हित होगा तो स्वतः समाज का हित होगा, क्योंकि समाज के हित है वो व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात करता है। इसे नकारात्मक उदारवाद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह स्वरूप राज्य में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप तथा नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाता है। यह व्यक्ति के अंदर संपत्ति को लेकर जितने भी राज्य के जो कार्य थे उन पर यह प्रतिबंध लगाता है। नकारात्मक उदारवाद की आलोचना क्या है? सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद को अत्यधिक खुलापन नैतिकता के विरुद्ध है। जो अत्यधिक खुलापन दे दिया गया, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी गई, वे नैतिकता के विरुद्ध है। सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। राज्य को सीमित करना एक जन कल्याण के विरोधी अवधारणा है। उदारवाद का आर्थिक समाज बाजारू समाज है जो केवल बुजुर्ग यानी उच्च वर्ग के हितों का ध्यान रखता है, सामान्य व्यक्ति के हितों की अनदेखी करता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के उछल बना देती है जो समाज के हितों को विपरीत है। सांस्कृतिक क्षेत्र में यह व्यक्ति को मनमानी करने वाला बना देती है जो भी गलत है। आधुनिक उदारवाद, इसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार।